रोजाना जनता मंतर पहुंचेगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। जनता मंतर पहुंचने के बाद से आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को सदन में भी मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विरोध में हिस्सा लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलनकारियों से वादा खिलाफी कर रही है और इसलिए वो प्रदर्शन के लिए मजबूर है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान 8 महीने से अधिक समय हो चुका है और आज दिल्ली कूच के लिए कहा गया था कि जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और वहां पर अपनी संसद चलाएंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान मजबूत दिखाई दिए और लगातार अपनी बात को मनाकर 200 से अधिक किसान पहुंचे और अपनी संसद को लगातार चलाते हुए नजर आए। ऐसे में लगातार सरकार की खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार कब तक 3 कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत करेगी, क्योंकि 11 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन बेसफल होती हुई नजर आ रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। चाहे संसद परिसर के बाहर की बात हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा की हो, कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेर रही है। वहीं संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में कृषि कानूनों के खिलाफ रोष जताया गया। बहरहाल सवाल ये है कि सरकार का कहना है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी सांसद भी शामिल हुए। ये भी बताते चले कि आंदोलनकारी कृषि कानून के खिलाफ जनता मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं, जहां से इन 3 कृषि कानूनों को लेकर मोर्चा खोला जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को एक बार फिर हंगामा हुआ है। पेगासस जासूसी मामला और ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने के बाद केंद्र सरकार के बयान के साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार का हमलावर हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से दिया गया बयान नैतिकता से परे है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेने की बात कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र में गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। पेगासस जासूसी मामले और ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने के बाद से केंद्र सरकार के बयान के साथ ही आंदोलनकारी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से दिया गया बयान नैतिकता से परे है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। पेगासस फोन टैपिंग का मामला कांग्रेस ने पहले संसद में उठाया और उसके बाद अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आ गई है और चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने राजभवन तक पैदल कूच करने का फैसला किया था। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ कार्यालय से पैदल कूच करते हुए राजभवन के लिए निकले थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल धारा 144 लागू होने के चलते और कोविड नियमों के चलते किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लिहाजा चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस के जो तमाम विधायक और कार्यकर्ता थे उनसे अपील की कि वो आगे राजभवन के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं को हिरासत में चंडीगढ़ पुलिस ने लिया और उसके बाद उनको चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 3 के थाने में ले जाकर रखा। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेर रही है और उसके बाद लगातार कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए विधायकों के ऊपर अब सीआईडी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दरअसल कई विधायकों पर केस चल रहे थे जिसको लेकर उन्होंने अमरिंदर सिंह से मदद मांगी थी, लेकिन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद विधायक सिद्धू के साथ नजर आए और अब फिर से कई विधायकों के खिलाफ चार्जशीट और मामले खुल सकते हैं।
पंजाब में कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो टकराव पहले था वो कायम है और इसी वजह से राज्य के कई विधायक जिनकी सीएम से बात नहीं बन रही है वो अब सिद्धू की तरफ हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इन विधायकों में से कई विधायक ऐसे भी हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं और उन पर सीआईडी की नजर है। आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को मत्था टेकने के लिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर पहुंचे, तब उनके साथ कई विधायक भी मौजूद थे और बताया जा रहा था कि विधायकों की संख्या से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में केस चल रहे हैं। फोन टैपिंग मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस की तरफ से आपसी गुटबाजी और रस्साकसी के बीच में ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। हम आपको चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहां पर इस समय बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि पंजाब कांग्रेस की ओर से जासूसी मामले को लेकर चंडीगढ़ में सिद्धू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाना था और राजभवन का घेरा, और ये पहला मौका था जब सिद्धू पंजाब कांग्रेस की किसी प्रदर्शन का नेतृत्व करते। इसमें सभी कांग्रेसी नेताओं और विधायकों की मौजूदगी सिद्धू के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राजभवन तक होने वाले प्रदर्शन को लेकर सिद्धू कितने मंत्रियों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस के बीच में जो आपसी कलह, गुटबाजी और जो रस्साकसी का चल रहा है, और इसके साथ ही जो सिद्धू अपने पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने में भी व्यस्त है, उसके चलते ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में वाराणसी गए थे, जहां करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी थी। तो वहीं अब पीएम मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर दौरे पर जाएंगे, जहां 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने असम में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि भारत में साल 1930 से ही योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर देश को पाकिस्तान बनाया जाए। भागवत ने कहा कि भारत में असम, बंगाल और सिंध को पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई और देश का विभाजन हो गया। पेगासस जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि इजराइल द्वारा बनाए गए इस सॉफ्टवेयर पर यह दावा किया जा रहा है कि पूर्व 300 मंत्रियों, कुछ पत्रकारों और कारोबारियों के फोन हैक किए गए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। दरअसल पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर ठीक होने वाले की बात करें तो 38,000 से ज्यादा कोरोना को मात देकर अपने घर को लौट गए हैं। वहीं अगर मौत की आंकड़ा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 510 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गंवा दी है। हालांकि सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा केरल से आ रहा है। पिछले 24 घंटे में केरल से 17,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि सरकार की टेंशन बढ़ा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर मानसून की जो बारिश है वो आफत लेके आई हुई है। और मानसून की बारिश जब से शुरू हुई है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कल से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर बदलापुर की बात करें तो बदलापुर में कम से कम 5 से 6 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक की अगर बात करें तो कसारा और करजत की जो लाइन है, मेन लाइन, और वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से जो ट्रेन सेवा है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है और लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नासिक की बात करें, नासिक, ठाणे, पालघर, ये तमाम जगहों पे जलभर भराव भरा हुआ है और लगातार जो दिक्कत है वो लोगों के सामने नजर आ रही है। और एनडीआरएफ की जो टीम है
लगातार बचाव कार्य के अंदर लगी हुई है। अगर भिवंडी की बात करें, मुंबई से सटा हुआ इलाका है भिवंडी, और वहां पर भी कम से कम 3 से 4 फुट जो पानी है वो भरा हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से निचले इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है, और मौसम विभाग का साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले 48 घंटे में काफ़ी बारिश होगी, और मुंबई और पालघर थाने को कहीं ना कहीं रेड अलर्ट में घोषित किया है। और अगर कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर में 2 एनडीआरएफ की टीम पूना से रवाना हो चुकी है, और कोल्हापुर में भी तमाम जो पानी का सिलसिला है वो बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, और पानी जो जल भराव है और वो नदी की तरह ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर हो चुका है। भारतीय सेना के जवानों की तरफ से एक बाइक रैली जो है वो निकाली गई है। ये रैली बाइक रैली है, ये उधमपुर से निकाली गई है। 16 कोर के जीओसी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद ये जम्मू से होते हुए सुंदरबनी, और सुंदरबनी के बाद राजौरी पहुंची। आज राजौरी से जो है 25 डीप के जो जीओसी हैं राजीव पुरी, उन्होंने इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखा के राजौरी के एएलजी ग्राउंड से रवाना किया है, और ये यहाँ से होते हुए मुगल रोड बाया होते हुए ये द्रास पहुँचेंगे। मुगल रोड के बाद श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद ये द्रास पहुँचेंगे, और द्रास में 26 जुलाई को कारगिल कारगिल युद्ध के दौरान जो जवान, भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित ये बाइक रैली के जवान जो है वो करेंगे। कारगिल दिवस को मनाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, और ये बाइक रैली भी उसी का एक हिस्सा है। और ये बाइक रैली में जो ध्रुव कंपनी के जो जवान हैं वो जो शामिल हैं, ध्रुव की तरफ से ये बाइक रैली निकाली गई है। इस बाइक रैली में जो 25 जवानों की ये टीम है, और ये द्रास में जाकर उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नम आंखों से, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। फरीदाबाद के खोरी गांव में जंगल की जमीन को खाली करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 23 जुलाई यानी कल सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन द्वारा रिपोर्ट पेश की जानी है, जिसे लेकर फरीदाबाद नगर निगम द्वारा ड्रोन सर्वे खोरी गांव का करवाया गया है। इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया गया है कि आखिर कितनी ज़मीन को खाली करवा लिया गया है और कितनी ज़मीन को अभी खाली करवाना शेष है। आपको बता दें कि 6 हफ्ते की मियाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और अब प्रशासन जो है वो कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखे हुए है। हालांकि बरसात के कारण जो कार्रवाई है उसको स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले तक नगर निगम प्रशासन लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई को जारी रखेगा, ऐसा नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल की ओर से भी पुख्ता किया गया है। हालांकि पुनर्वास को लेकर बार बार जो खोरी गांव के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रशासन द्वारा जारी की गई है, और सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव के पुनर्वास को लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर भी सुनवाई बाकी है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है जो प्रशासन रिपोर्ट दाखिल करता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। नगर निगम द्वारा एक अभियान की आज शुरुआत की गई जो अगले 100 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नारियल फोड़कर की। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ये अगले 100 दिन तक जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर सफाई की जाएगी। इसके साथ साथ जिन वार्डों में गंदगी के जो स्थान है उन्हें चिन्हित कर वहां पर सफाई की जाएगी, और इसके साथ अन्य जगहों पर जो है पौधारोपण किया जाएगा, क्योंकि शहर में स्वच्छता के साथ साथ उसे सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक करने के लिए होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से जो है उन्हें जागरूक किया जाएगा, जिस पर स्लोगन लिखे जाएंगे स्वच्छता और किस प्रकार से शहर को हम साफ रख सकते हैं, इस प्रकार के स्लोगन उस पर लिखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चों के माध्यम से जो है फरीदाबाद सेक्टर 30 तिरमिक बिहार अपनी 2 साल की बेटी को लेकर मायके पहुंची। मां की आंखों के सामने उसकी बेटी खेलते खेलते गली में से गायब हो गई। मां ने और परिजनों ने जमकर बेटी को आसपास खोजा और पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से जानकारी मिली है कि करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे गायब हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा बेटियां बताई जा रही हैं।
अपनी बेटी को खोकर माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं परिजन पूरी तरह से परेशान हैं। परिजनों ने बेटी का सुराग बताने वाले को 50,000 रुपये नकद इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। वन विभाग ने निर्णय लिया है कि इस बार भिवानी जिले में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 25 जुलाई को वन महोत्सव भी मनाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर बच्चों के कंपटीशन भी वन विभाग ने आयोजित करवा रखे हैं और 25 तारीख को जो बच्चा राज्य स्तर पर प्रथम होगा उसको वन मंत्री द्वारा सम्मानित करवाया जाएगा। साथ ही वन विभाग ने निर्णय लिया है कि इस बार जिले के अंदर 2 ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही हर्बल पौधे भी वितरित किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान तुलसी व गिलोय का प्रयोग अधिक हुआ था, तो वन विभाग इस बार गिलोय व तुलसी के पौधे भी लोगों को वितरित करेगा ताकि लोग अपने घरों में लगा सकें। साथ ही वन विभाग ने निर्णय लिया है कि किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सफ़ेदे के पौधे भी खेतों में लगा करके दिए जाएंगे ताकि किसान उससे मोटी आमदनी भी उठा सकें। वन विभाग के निर्णय के अनुसार बच्चों में भी पौधे लगाने के गुण, तो इसके लिए वो बच्चों को 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को पौधे वितरित करेगा ताकि बच्चे पौधे लगाएंगे और उनका संरक्षण भी कर सकें। सोनीपत के ट्री मैन देवेंद्र सूरा की मुहिम अब सोनीपत के सीआरपीएफ कैंप तक जा पहुंची है, जहां सीआरपीएफ कैंप में कुछ दिन पहले जाकर पौधारोपण किया था। उसके बाद जो वहां से प्रभावित होकर सीआरपीएफ कैंप के अधिकारी ने खुद नर्सरी में अपने जवानों को भेजकर 4500 पौधे मंगाए हैं और ये पौधे अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं। करीबन यहाँ पर 4500 पौधे लेने के लिए 3 से 4 गाड़ियाँ पहुँची हैं और 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं अलग अलग पौधे लेकर पूरे सीआरपीएफ कैंप में पौधारोपण करने का कार्य जो है वो किया जाएगा। और लिहाजा सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत जिले में 14 ऑक्सीजन बाग लगाए जा चुके हैं और देवेंद्र सूरा की यह मुहिम एक जन आंदोलन के रूप में रूप ले चुकी है। 30 जुलाई से प्रदेश में 6ठी से 8वीं कक्षा तक की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी और इससे पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। और आज हमने महम के स्कूलों में दौरा किया तो पाया कि वहाँ पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही सभी बच्चे मास्क लगा के आते हैं और लगातार कोविड-19 नियमों की उल्लंघना हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर की उम्मीद है और इसके लिए सरकार प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और हिदायतें दी जा रही हैं। बावजूद इसके कोविड-19 के नियमों का महम के स्कूलों में पालन नहीं हो रहा है। महम से जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन कपिल शर्मा के साथ राजकुमार बडाला। मानसूनी बारिश शुरू होते ही लोगों का भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हालात मदीना गांव की है, क्योंकि मदीना गांव में पहली बारिश से ही गलियों में पानी भर गया। ऐसे ग्राम वासियों का कहना है कि जिस गली में पानी भरा है वहां से काफ़ी लोगों का आना जाना है और दिन में 4-5 बार उनको जाना पड़ता है। लेकिन स्कूल के बच्चे भी वहीं से गुजरते हैं और खेतों का रास्ता भी वहीं से निकलता है। ऐसे में वो सरपंच के पास शिकायत लेकर गए तो सरपंच का कहना है कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब प्रशासन ही कुछ कर सकता है। लेकिन ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उनको यहाँ से तैर कर जाना पड़ सकता है और काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, स्मार्टफोन। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्मार्टफोन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद उस स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपना लक्ष्य है। आज ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले युवाओं का एक ही लक्ष्य है, रोज़ मिल रही 1.5 GB को उसी दिन ख़त्म करना। कोरोना के बाद लगी बंदिशों को चलते अब लगभग 30% से ज़्यादा बच्चे लगातार मोबाइल पर अपना समय बिता रहे हैं। बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मोबाइल ही उनकी दुनिया हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो छोटे बच्चों को मोबाइल की लत डालने में उनके माता पिता का ही सबसे बड़ा अहम रोल होता है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।